2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। इस बीच सीएम ममता ने खुले मंच से बीजेपी को चेतावनी दे दी है। सीएम ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, न ही मुझे हरा सकती है। उन्होंने कहा कि वो आज हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाली थी, लेकिन अचानक सूचना मिली कि मेरा हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। उन्होंने इसे साजिश बताया और कहा चुनाव शुरू भी नहीं हुए और टकराव पहले ही शुरू कर दिया। एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अगर मेरे ऊपर किसी तरह का हमला हुआ तो मैं भारत को हिला दूंगी। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, मैं उन्हें बताना चाहती हूं, आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे। हम आपका खेल जानते हैं। बंगाल को आप कभी नहीं जीत पाएंगे। एसआईआर बीजेपी की नई रणनीति है। और ममता बनर्जी ने बिहार चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार चुनाव का परिणाम एसआईआर का ही नतीजा है। वहां विपक्ष बीजेपी की चाल को समझ नहीं पाया। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा, ये बीजेपी कमीशन बन गया है। वहीं उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर कहा कि आपने 15,000 घुसपैठियों की बात कही, लेकिन सीमाओं का प्रबंधन कौन करता है? केंद्र सीमाओं का प्रबंधन करता है, तो हमने ये कैसे किया? ममता ने एक बार फिर बीजेपी और आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग का एक और छोटा साहब मिल गया है। वो बीएलओ को बुलाकर कह रहे हैं कि उन्हें जेल में डाल देंगे, उनकी नौकरियां छीन लेंगे। अब ममता बनर्जी के इस बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए बंगाल अभी दूर है। वो बीजेपी को बंगाल में वोट चोरी नहीं करने देंगी। टीएमसी के इन आरोपों से बीजेपी की घबराहट बढ़ती दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर चुका है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इस प्रक्रिया का जिस तरह का विरोध देखा जा रहा है, उसने चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में तो इस प्रक्रिया के खिलाफ टीएमसी ने पूरा मोर्चा ही खोला हुआ है और अब मजबूरन चुनाव आयोग को भी उनके विरोध के आगे झुकना पड़ रहा है। अब आयोग ने टीएमसी नेताओं की मांग को मंजूर करते हुए उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खत लिखकर तृणमूल प्रतिनिधिमंडल को 28 नवंबर को सुबह 11 बजे मुलाकात का समय दिया है, लेकिन अब टीएमसी ने इस पर भी सवाल उठा दिए हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा कि 10 सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल के लिए समय मांगा गया है। वो भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव आयोग को पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण बताने वाली चुनिंदा लीग एक बनावटी दिखावा मात्र है। अगर चुनाव आयोग वाकई पारदर्शी है तो उसे सिर्फ 10 सांसदों का सामना करने में डर क्यों लग रहा है? बैठक खुलेआम करें, इसका सीधा प्रसारण करें और उन 5 सीधे साधे वाजिब सवालों का जवाब दें जो टीएमसी आपके सामने रखेगी। क्या चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता साबित करने को तैयार है या सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे काम करता है? अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को चुनौती दे दी है कि जो भी सवाल जवाब हो उसे पूरे देश को जानने का हक है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से जिस बैठक के लिए टीएमसी को न्योता दिया गया है, वो फैसला टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के पत्र के बाद हुआ। ममता ने अपने पत्र में चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सवाल किया था कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला चुनाव अधिकारियों को जो निर्देश दिया है वो एसआईआर से संबंधित या अन्य चुनाव संबंधी डेटा कार्यों के लिए संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त न करें। और दूसरा सवाल था कि चुनाव आयोग की तरफ से निजी आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र स्थापित करने और जिला निर्वाचन अधिकारियों से सिफारिशें देने का फैसला। इसे लेकर 28 नवंबर को चुनाव आयोग और टीएमसी के नेताओं के बीच बैठक होगी। हाल में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और इसकी वजह विपक्ष नहीं बल्कि गठबंधन की अंदरूनी कलह है। गठबंधन में पहले सीएम पद विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान मची, जिस पर जैसे तैसे बीजेपी और जेडीयू में सहमति बनी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जेडीयू की तरफ से अब गृह मंत्रालय छोड़ने के बदले विधानसभा स्पीकर का पद मांग लिया गया है और बीजेपी नेताओं के साथ उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन नीतीश को नाराज भी नहीं करना चाहती। ऐसे में अध्यक्ष पद को लेकर मामला उलझता जा रहा है। गठबंधन में जारी इस खींचतान की वजह से ही नतीजों के बाद सरकार गठन में इतने दिन लगे। फिर अब कैबिनेट बैठक और विधानसभा सत्र बुलाने में भी समय बिताया जा रहा है। उससे साफ दिख रहा है कि गठबंधन में अभी भी टकराव थमा नहीं है। आमतौर पर शपथ ग्रहण के अगले दिन कैबिनेट बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र की तारीखों का ऐलान होता रहा है और 2-4 दिन में ही विधानसभा सत्र बुला लिया जाता है, लेकिन इस बार इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन लग गए। विधानसभा का विशेष सत्र जो 2 या 3 दिन का होता है वो 5 दिन का बुलाया गया है। विधानसभा का विशेष सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें नए सदस्यों का शपथ ग्रहण के अलावा विधानसभा स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा
और संकेत तो इसी बात के है कि विधानसभा स्पीकर का चुनाव सत्र के आखिरी दिन यानी 5 दिसंबर को कराया जाएगा। वैसे नीतीश कैबिनेट की बैठक में और भी कई मुद्दों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें उद्योग लगाने, रोजगार बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने को प्राथमिकता दी गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने और 2025 से 30 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हुआ। पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा फहराया। उनके साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी इस दौरान मौजूद रहे, लेकिन ये कार्यक्रम विवादों में घिर गया। पहले तो एक बार फिर से 2 साल पहले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर ही सवाल उठने लगे कि पीएम मोदी ने अधूरे मंदिर का उद्घाटन क्यों किया था, और अब जब मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई तो अयोध्या के सांसद को ही क्यों नहीं बुलाया गया। इसे लेकर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है, तो ये राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं। मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। स्थानीय सांसद को कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। बता दें कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने 24 नवंबर को एक पोस्ट करते हुए कहा था कि अगर मुझे न्योता मिला तो सारा काम धाम छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहां जाऊंगा। स्थानीय सांसद की तरफ से ये बात कहने के बाद भी उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। वैसे सवाल पीएम मोदी के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल किया कि देश सेक्युलर है, ऐसे में प्रधानमंत्री को किसी मंदिर की धर्म ध्वजा फहराने के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नलदुर्ग में एक प्रचार सभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने का मुद्दा कोर्ट में है, जिससे चुनाव स्थगित होने की संभावना है। इससे पहले भी नगर परिषद और जिला परिषद चुनाव कई कारणों से टल चुके हैं। आरक्षण की तय सीमा पार होने से जिला परिषद चुनाव होंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। राज्य की 20 जिला परिषदों में आरक्षण 50% से अधिक हो गया है, जो संवैधानिक सीमा के विरुद्ध माना जाता है। अजीत पवार के इस बयान के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महायुति में दरार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि महायुति के सहयोगी दल इसी वजह से अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले ही महायुति के दलों को हार का डर सता रहा है, और इसी डर के कारण अब अजीत पवार भी ऐसा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, हाल में अजीत पवार बारामती में लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा था, आप मुझे मालेगांव नगर पंचायत में 18 उम्मीदवार जिता कर दीजिए, मैं आपसे किया सभी वादा और मांग पूरी करूंगा, लेकिन अगर आपने कट मारा तो मैं भी कट मारूंगा। अजीत पवार ने कहा कि आपके पास वोट हैं तो मेरे पास निधि है, आप क्या करना है देख लीजिए। पवार के इस बयान की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही थी, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम जनता को धमकी देकर वोट मांग रहे थे, जो महायुति की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग पहले से ही कई सवालों से घिरा हुआ है। विपक्ष उस पर बुरी तरह हमलावर है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग से जवाब मांग लिया है। चुनावी चंदे के बाद अब गुमनाम चंदे को लेकर चुनाव आयोग घिरता दिखाई दे रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें गुमनाम नकद चंदा की इजाजत देने वाले आयकर अधिनियम के प्रावधान को चुनौती दी गई है। खेम सिंह भाटी ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसे गुमनाम चंदे से पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता खत्म होती है। वोटरों को ये पता ही नहीं चल पाता कि किसने किस दल को कितने रुपए दिए और इसके पीछे उनका मकसद क्या था। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पवित्रता प्रभावित होती है। याचिकाकर्ता ने 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना रद्द होने के फैसले का हवाला देते हुए आयकर अधिनियम की धारा 13A(d) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। इस धारा के तहत राजनीतिक दलों को 2000 रुपए तक के नकद दान पर टैक्स में छूट की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को हर दाता का नाम और विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य किया जाए। अब जानते हैं कि 2024 में राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। कोर्ट में इस योजना के खिलाफ तर्क दिया गया कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाने का मौका मिल जाता है, ब्लैक मनी को व्हाइट करने में मदद मिल जाती है। कोर्ट के आदेश पर जब एसबीआई ने चंदे की डिटेल्स सार्वजनिक की तो खुलासा हुआ कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिला। खासतौर पर उन कंपनियों ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा पहले से दर्ज है, और चंदा देने के बाद कंपनियों को कई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिले, जिसके बाद सत्ताधारी दल बीजेपी सवालों से घिर गई थी। और अब इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राजधानी दिल्ली इस वक्त पॉल्यूशन से काफी परेशान है, और अब एक और आफत टूट पड़ी है। दिल्ली से लगभग 4300 किलोमीटर दूर एक देश में हुई एक प्राकृतिक घटना ने पूरे उत्तरी भारत के लोगों के लिए परेशानी का सबब खड़ा कर दिया है। दरअसल इथियोपिया के अफार क्षेत्र में 12,000 वर्ष बाद सक्रिय हुए एक ज्वालामुखी ने एशिया अफ्रीका के कई देशों में हाहाकार मचा दिया है।
हेली गुब्बी ज्वालामुखी फट गया और लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और धुएं के घने बादल निकले, जिससे पड़ोसी गांवों में धूल भर गई और किसानों के लिए चुनौतियां पैदा हो गई। महत्वपूर्ण चारागाह भूमि नष्ट हो गई और इसका नजारा सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा गया। सैटेलाइट तस्वीरों में राख का बादल लाल सागर के ऊपर तैरता हुआ नजर आया और अब इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी का असर भारत तक आ पहुंचा है। टुलूस वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर के मुताबिक ज्वालामुखी से निकला गुबार यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान तक बहकर पहुंचा। इस विस्फोट का असर भारतीय उड़ानों पर भी देखने को मिला। हालात को देखते हुए डीजीसी ने उड़ानों के लिए आपातकालीन एडवाइजरी जारी की है, जिससे कई शहरों में हवाई यातायात प्रभावित हुआ। इंडिगो को 6 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली के आसमान में जो राख का बादल दिख रहा था, उस पर मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर राख के ये बादल कब जाएंगे। तो आईएमडी ने जानकारी देते हुए कहा कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से बने राख के बादल शाम 7:30 बजे तक भारतीय आसमान से साफ हो जाएंगे। अब ये चीन की तरफ बढ़ रहा है। बता दें कि ये इतना पुराना और शांत ज्वालामुखी था कि आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। गौर करने वाली बात यह है कि इथियोपिया दुनिया का एकमात्र देश है जो आज भी अपना अलग कैलेंडर मानता है। भारतीय भले ही आज 2025 में जी रहे हैं, लेकिन इथियोपिया में अभी 2018 चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीस कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7-8 वर्ष पीछे चलता है। ऐसे में सबकी नजरें इस देश पर बनी।